नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और इसमें आज हम लोग एक जो है 80 क्वेश्चनों का सेट सॉल्व करने वाले हैं। इस 80 क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी सभी के सभी MCQ टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। TGT कला के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डाटा है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसका जो है अंदाज़ा आपको हो जाएगा और साथ में ये पता चल जाएगा कि किसी दूसरे स्टेट में अगर परीक्षाएं होती हैं तो वो कैसी होती हैं कला के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है कि मुगल ग्रंथ हमजानामा चित्रित है। हमजानामा कहाँ पर चित्रित है आपको बताना है। कपड़े पर है, कागज पर है, लकड़ी के पैनल पर है या फिर ताम्र शीट पर है। बहुत सो लोग जो है सोच रहे होंगे कि जो हमजानामा है, हमजानामा का चित्रांकन कपड़े पे हुआ है और बहुत सारे लोग इसे कागज पर लगा रहे होंगे। इसका जो सही जवाब होगा, मुगल काल आप जानते हैं लगभग कपड़े पे और कागज पे खोज होने के बाद ही स्टार्ट होता है। तो आप जो इसका सही जवाब लगाएंगे, चीन में लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी में जब कागज स्टार्ट हो जाता है तो इसका जो सही जवाब बनेगा कागज बनेगा। सही जवाब आ रहा है बी के साथ। बी इज द राइट आंसर। कागज पर बना हुआ डाटा माना जाता है। प्रश्न संख्या 2 की हम लोग बात करें तो 2 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ रहा है कि मुगल काल में सियालकोट जाना जाता था। सियालकोट कैसा जाना जाता था? सफेद संगमरमर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध था, कागज का निर्माण वहां होता था इसलिए फेमस था, रेशम के वस्त्रों का निर्माण होता था या फिर तूलिका और रंगों का निर्माण होता था। तो सियालकोट जाना जाने वाला फेमस जगह है। किस लिए बना? तो सियालकोट कागज के निर्माण के लिए जाना जाता था। मुगल काल का एक बढ़िया और अच्छा जगह माना जाता है कागज निर्माण के लिए। तो सही जवाब इसका बी के साथ लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 की बात होगी। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है चित्रण तकनीकी जहां पर्याप्त गाढ़े तैल अथवा टेम्परा रंगों की सतह पर लगाया जाता है वह कौन सी चित्रण तकनीकी है? उसे वाश कहेंगे, ग्लेजिंग कहेंगे, इम्पैक्टो कहेंगे या फिर इंटोनाको कहेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो रहा है कि जो पर्याप्त गाढ़े तैल हों और टेम्परा रंगों की सतहों पर लगाया जाए उसे मूल रूप से इम्पेस्टो कहा जाता है। तो सही जवाब इम्पेस्टो के साथ लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग पेन पेपर उठा के बैठे होंगे। क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चंस हल्के लेवल में मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे 4 नंबर आपसे पूछ रहा है कि एक चित्र में परदाज के प्रयोग का उद्देश्य क्या था? परदाज के प्रयोग का उद्देश्य क्या रहा है? आंतरिक विभक्ति काल रहा, छाया का प्रभाव रहा, रेखीय पारिक्षेप्य रहा या फिर वावीय पारिक्षेप्य रहा। तो परदाज का प्रयोग का उद्देश्य किस लिए किया जाता था? तो याद रखिएगा, परदाज का प्रयोग कोई भी चित्र बनाने के लिए छाया प्रभाव को दर्शाने के लिए किया जाता था। तो सही जवाब आपको छाया प्रकाश लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है मुगल लघु चित्रण शैली में स्याह कलम तकनीकी किस काल से प्रारंभ होती है? स्याह कलम की तकनीकी कौन से काल से स्टार्ट होगी? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर औरंगजेब के? आप जानते हैं कि जो स्याह कलम है इसका जो है ज़्यादातर प्रयोग शाहजहां के काल से हुआ है। तो सही जवाब शाहजहां के साथ जाएगा। सी इज द राइट आंसर होगा, जिसका काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहलाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहलाता है। इसका सही जवाब सी के साथ बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि दृश्य कलाओं का संबंध है रूपात्मक तत्व से है, अभिनय से है, संगीतात्मक ध्वनि से है या फिर शब्द या कवच से? सही जवाब क्या होगा? दृश्य कलाओं का जो संबंध माना जाता है वो रूपात्मक यानी रूपात्मक तत्व माने जाते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा। ए इज द राइट आंसर से बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 7 की बात होगी। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है स्टको मिश्रण होता है। स्टको मिश्रण किसका है? रेत और कंक्रीट के साथ चूना पानी मिला दो स्टको हो जाएगा, कि रेत कंक्रीट चिकनी मिट्टी और पानी मिलाना पड़ेगा,
या सिरेमिक पाउडर चिकनी मिट्टी चूना और पानी मिलाना पड़ेगा, या फिर जिप्सम यानी पीओपी उसके साथ रेत चूना और तैल मिलाना पड़ेगा, तब से स्टको बनेगा। स्टको मिश्रण अगर बात करें तो स्टको मिश्रण रेत के साथ कंक्रीट मिलाओ यानी पत्थर उत्थर मिला दो, उसके साथ चूना मिला दो और पानी मिला दो तो स्टको कंप्लीट हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब बनेगा फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर लगाइएगा। याद रखिएगा ये एक जगह जो है दूसरे स्टेट की बात हो रही है और वहाँ पे भर्ती परीक्षा में सीधा क्वेश्चंस पूछा गया है और पीजीटी में पूछा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा। अच्छा पीजीडीवाईओ उसे कहते हैं, ये तो पीजीटी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है पोले सांचे में मोम द्वारा धातु मूर्ति की ढलाई की प्रविधा का सही क्रम को पहचानना है आपको। ऑप्शंस में दिया गया है कि पोले सांचे में मोम से कैसी ढलाई की जाती है। पोले सांचे में मोम की ढलाई मूल रूप से कैसी की जाती है। नाम दिया गया है आपको कि मोल्ड बनाना, उसके बाद रेनर्स फिक्स करना, देन मोल्ड की फायरिंग करना, उसके बाद कोर भरना होता है, या फिर पहले कोर भरना होता है, कोर भरना के बाद जो है रेनर्स फिक्स करना होता है, देन मोल्ड बनाना होता है, उसके बाद मोल्ड की फायरिंग करना होता है। रेनर्स फिक्स करना होगा, कोर भरना होगा, मोल्ड होगा, उसके बाद मोल्ड बनाना होगा, या फिर ऑप्शंस दिया गया मोल्ड की फायरिंग और मोल्ड बनाना होता है। कौन सा ऑप्शंस आपको सही लगेगा? पूछा गया है पाले सांचे के मोम द्वारा मूर्ति निर्माण की ढलाई कैसी होगी। तो सबसे पहले अगर मोम की मिट्टी का जो है मोम का डाटा बनाना है, मूर्ति की ढलाई करनी है, तो पहले कोर आपको भरना पड़ेगा। कोर भरने के बाद रेनर्स फिक्स करना होगा। कहीं भी कोर अगर निकला रहेगा तो आप जानते हैं कि बाहर डाटा निकल जाएगा, और धातु ढलाई में अगर बाहर डाटा निकलता है तो फिर उसे घिसने में बड़ा टाइम लगता है। तो पहले कोर भरना होगा, देन रेनर्स फिक्स करना होगा, उसके बाद मोल्डिंग बनानी होती है, फिर मोल्डिंग की फायरिंग होती है। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है कि राजा रवि वर्मा के चित्रों से निर्मित हुए ऑफसेट प्रिंटर बने हैं, लिथियोग्राफ्स बने हैं, ऑलियोग्राफ्स बने या फिर मोनो प्रिंटर्स बने। राजा रवि वर्मा के चित्रों से निर्मित क्या हुआ है? तो राजा रवि वर्मा के चित्रों से मूल रूप से ऑलियोग्राफ्स निर्मित हुआ है। सही जवाब बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर लगाइए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 की बात होगी। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है कि गुप्तकालीन सारनाथ के मूर्ति शिल्प किस प्रस्तर से निर्मित होते हैं? गुप्तकालीन सारनाथ के मूर्ति शिल्प किस प्रस्तर से निर्मित होते हैं? ग्रेनाइट से, सफेद संगमरमर से, जो है चुनार के बलुआ प्रस्तर से, या फिर लाल बलुआ प्रस्तर से। गुप्तकालीन सारनाथ के मूर्ति शिल्प किस प्रस्तर से निर्मित होते हैं? तो आपको सही जवाब लगाना होगा कि चुनार के बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। सही जवाब सी के साथ आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 11 की बात होगी। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प दाढ़ी वाला मूर्ति अथवा पुजारी राजा निर्मित है। पुजारी राजा किस में है? कांस्य में है, चलखड़ी पत्थर में है, लाल बलुआ पत्थर में है, या फिर पकाई गई मिट्टी में है। आप जानते हैं मृतकों का टीला से मिलता है पुजारी का डाटा, या फिर मूल रूप से दाढ़ी वाला। तो जो दाढ़ी वाला पुरुष है उसका डाटा जो मिलेगा वो सिलखड़ी पत्थर से बना हुआ है। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। मोहनजोदाड़ो से भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न संख्या 12 की बात हो रही है। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में वास चित्रण पद्धति कहाँ से आती है? वास चित्रण की पद्धति भारत में कहाँ से आती है? चीन से, जापान से, श्रीलंका से और इंडोनेशिया से। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही जवाब आपको ढूंढना था। आप जानते हैं कि भारत में वासीय चित्रण इसका संबंध मूल रूप से जापान से होता है। तो सही जवाब बी के साथ आएगा, जापान से ही भारत में वास चित्रण का संबंध होता है, आता है। सही जवाब बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वर्णिम आयात का सिद्धांत संबंधित है। स्वर्णिम आयात का सिद्धांत क्या है? रूप का आयतन है, रूप का घनत्व है, संयोजनगत परिक्षेप्य है, या फिर संयोजनगत अनुपात है। स्वर्णिम आयात का सिद्धांत जो है मूल रूप से किसको डिफाइन करता है? तो ये संयोजनगत अनुपात को दर्शाता है। सही जवाब डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर लगा लीजिए। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पूछ रहा है कि फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है। फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है। नाम दिया गया सॉफ्ट पेस्टल चित्रण के लिए, तैलीय पोस्टर चित्रण के लिए, टेम्परा रंग चित्रण के लिए, या फिर जल रंग चित्रण के लिए। फिक्सेटिव का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फिक्सेटिव का अगर प्रयोग हो तो सॉफ्ट पिस्टल चित्रण के लिए होगा। तो जो है आपको लगाना होगा सॉफ्ट पिस्टल चित्रण अगर करना है, या फिर सॉफ्टवेयर पिस्टल चित्रण का दर्शाना है, तो आपको मूल रूप से फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 15 की बात होगी। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है वसली चित्रण हेतु एक धरातल है जिसका सही विकल्प चुनिए।
वसली, वसली किसके लिए धरातल है? भित्ति पर चित्रण के लिए है, शिला पर चित्रण के लिए है, ताड़पत्र पे चित्रण के लिए है या फिर कागज पे चित्रण के लिए है। तो वसली किसका धरातल माना जाता है ये आपको बताना है। वसली आप जानते हैं जब कागज पे आप चित्रण करते हैं तो उसका वसली होता है। वसली 2-3 कागज आपस में चिपका दो, मोटा हो जाए, वही है वसली। सही जवाब डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 16 आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है रंग जो कि पानी में घुलनशील है किंतु सूखने के पश्चात जलरोधक हो जाता है, वह रंग कौन सा है? उसे तैलीय रंग कहेंगे कि टेम्परा रंग कहेंगे, एक्रेलिक रंग कहेंगे या फिर जल रंग कहेंगे? पानी में घुलनशील है और सूखने के पश्चात जलरोधक हो जाता है, ऐसा रंग कौन सा है? ऐसा रंग कौन सा है? तो उस रंग को हम लोग एक्रेलिक रंग के नाम से जानेंगे। एक्रेलिक रंग, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 17 की बात होगी। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है जल रंग चित्र सामान्यतः प्रभाव युक्त दिखाई देते हैं। जल रंग सामान्यतः प्रभाव युक्त दिखाई देते हैं गाढ़े रंग आघात के लिए, तैलीय चमक युक्त के लिए, परभाषी प्रभाव युक्त के लिए या फिर अपारदर्शी प्रभाव युक्त के लिए। तो जल रंग का जो सामान्यतः चित्र दिखाई देता है वो कैसे प्रभाव दर्शाता है? तो उसका प्रभाव जो होता है वो परिभाषी प्रभाव युक्त होता है। सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सांची स्तूप की दीवार के पैनल्स अलंकृत हैं। सांची स्तूप के दीवार के पैनल्स कैसे अलंकृत हैं? नाम दिया गया फ्रेस्को चित्रण के साथ लगे हुए हैं, मूर्ति शिल्प के साथ लगे हुए हैं, थोड़ी उभरी नक्काशी के साथ हैं या फिर डूबी हुई नक्काशी के साथ है। सांची स्तूप के दीवार पे जो पैनल्स लगाए गए हैं उनका संबंध कैसा है, कैसा अलंकरण वहां पाया जाता है? तो आपको लगाना होगा इसका सही जवाब कि थोड़ा सा उभरा हुआ नक्काशी है यहाँ पे। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर हो रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 19 की बात हो रही है। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 16 आपसे कह रहा है कि रंग जो पानी में घुलनशील हैं किंतु सूखने के पश्चात जलरोधक हो जाते हैं, क्या तैलीय रंग कहते हैं, टेम्परा रंग कहेंगे, एक्रेलिक रंग कहेंगे या फिर जल रंग कहेंगे? तो रंग जो पानी में घुलनशील हैं किंतु सूखने के पश्चात जलरोधक हो जाते हैं उन्हें मूल रूप से हम लोग कहते हैं एक्रेलिक रंग। सही जवाब बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 17 आपसे कह रहा है कि जल रंग का चित्र सामान्यतः प्रभाव युक्त दिखाई देते हैं गाढ़े रंग आघातक के लिए, तैलीय चमक युक्त के लिए, पारभाषी प्रभाव युक्त के लिए या फिर अपारभाषी प्रभाव युक्त के लिए। तो जल रंग का जो सामान्यतः प्रभाव दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देता है? तो उसका जो प्रभाव दिखाई देगा वो पारभाषी प्रभाव युक्त दिखाई देगा। इसका सही जवाब सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 की बात हो रही है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सांची स्तूप की दीवार के पैनल्स अलंकृत हैं। ऑप्शंस में है फ्रेस्को चित्रण, मूर्ति शिल्पी, थोड़ी उभरी नक्काशी या फिर डूबी हुई नक्काशी। सांची स्तूप की दीवार के जो पैनल्स अलंकृत दिखाई देते हैं वो मूल रूप से थोड़ी उभरी नक्काशी के साथ दिखाई देते हैं। आपको बी के साथ सही जवाब लगाना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 19 की बात हो रही है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक खनिज लेपिस लाजुली मूल्यवान पत्थर किस लिए काम में आता है? तो आप जानते होंगे कि जो लेपिस लाजुली का पत्थर है उसका काम क्या है? लाल रंग के लिए, हरा रंग के लिए, नीला रंग के लिए या फिर पीला रंग के लिए? लेपिस लाजुली जो मूल्यवान पत्थर होता है उसका काम कहाँ होता है? तो उसका जो काम होगा याद रखिएगा, लेपिस लाजुली से नीला रंग आता है। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 20 की बात होगी। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तर के मूर्ति शिल्प के चमकदार पालिश की तकनीकी संबंधित है। प्रस्तर के मूर्ति शिल्पों की चमकदार पालिश की तकनीकी किससे संबंधित रही है? शुंग काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से या फिर मौर्य काल से? तो मूर्ति शिल्प पे जो चमकदार पालिश होती है उसकी तकनीकी जो है वो मूल रूप से मौर्य काल से आती है। तो आपको सही जवाब मौर्य काल के साथ लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 21 की बात होगी, यानी 21 नंबर की बात होगी। प्रसिद्ध मौर्यकालीन मूर्ति शिल्प दीदार जंग की चवर धारणी यक्षिणी कहाँ संग्रहित है? चवर धारणी यक्षिणी कहाँ पे संग्रहित है? ये मौर्य काल की एक अच्छी और बढ़िया मूर्ति शिल्पी मानी जाती है। क्या इसे पटना म्यूजियम बिहार में रखा गया है, या नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखा गया, या इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है, या फिर सारनाथ म्यूजियम यूपी में है? तो चवर धारणी यक्षिणी की जो मूर्ति है उसको संग्रहित करने का काम किया गया। ये पटना बिहार में क्वेश्चन
सही जवाब पटना म्यूजियम बिहार में आएगा। चवरधारणी यक्षिणी की जो मूर्ति है पटना म्यूजियम बिहार में संग्रहित है। सोचिए, ये पेपर हरियाणा का है, याद रखिएगा, हरियाणा का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हरियाणा के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आर्ट में ये सीधा सीधा पेपर आया हुआ है। 2019 का ये डाटा है, हरियाणा का पेपर है। बिहार से रिलेटेड डाटा भी पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड डाटा पूछे जाते हैं। अब आप सोच लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो कहाँ तक उसका डाटा जा सकता है। इसीलिए आस पड़ोस के डाटा को खूब अच्छे से देखना पड़ता है। प्रश्न संख्या 22 की बात होगी। 22 नंबर क्वेश्चन, टर्की का किस मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया? नाम अबुल हसन का है, कारिजा का है, मंसूर का है और जो है खुसरो का है। सही जवाब क्या होगा? तो टर्की का आप जानते हैं, चाहे टर्की काक पूछे, मोर मोरनी पूछे या फिर आपसे पूछ ले ये बाज पक्षी, सभी के सभी मंसूर के द्वारा बनाए गए हैं। तो आपको सही जवाब मंसूर के साथ लगाना होगा। 20 द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 23 की बात होगी। थोड़ा सा ये जटिल क्वेश्चन है। 23 नंबर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित लघु जो ग्रंथ हैं इसकी चित्रण शैली में चित्रित हुए हैं बसंत विलास, पंचतंत्र, कथा सारित्य सागर और कल्पसूत्र के बारे में कहा गया है। आपको यहाँ से जो है और नाम दिए गए हैं जिसमें आप बहुत सारे नाम अभी देखेंगे, तो इनको क्रम वाइज आपको लगाना है। जैसे बिहारी चंद्रिका हो और उसके साथ साथ श्लिष्ट शला का पुरुष चरित्रम हो, तो इसे उसी क्रम में जो है लगाना है जैसे जैन अथवा अपभ्रंश चित्रण से संबंधित रहे हैं। ये आपका मूल क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे आप इसे देखेंगे तो इसका सही जवाब क्या होगा, किस क्रम में सही जाएगा? 1 2 4 5 आएगा, यानी 1 2 4 5 या फिर 2 4 5 6 आएगा, या फिर 2 3 5 6 आएगा, या फिर 1 3 4 और 6 आएगा। आपको उसी क्रम में लगाना है। तो जैसे इसका अगर सही हम लोग जवाब देखें तो सबसे पहले आपको लगाना होगा कि बसंत विलास पहले आया, तो बसंत विलास पहले आया, यानी 1 नंबर फिक्स हो गया। तो ये दोनों कट गए। अब बसंत विलास के बाद आपको बैठाना है कि कौन सा ऑप्शन दूसरे नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे पंचतंत्र आएगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चल रहा है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन चल रहा है। तो पंचतंत्र आएगा या फिर कथा सारित्य सागर आएगा। तो अगर जैन अपभ्रंश चित्रण शैली में आप देखेंगे तो पहले बसंत विलास, उसके बाद कथा सारित्य सागर आता है, देन पंचतंत्र आता है। तो आपको सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे पहले आप क्या देखे हैं, बसंत विलास आया है, देन उसके बाद कथा सारित्य सागर आएगा। पंचतंत्र आप जो है दूसरे नंबर पे नहीं बिठा सकते। तो इसका जो सही जवाब होगा, सबसे पहले बसंत विलास होगा, देन कथा सारित्य सागर होगा, उसके बाद आप चौथा ऑप्शन कल्पसूत्र को लगाएंगे तो कल्पसूत्र चौथे क्रम पे आएगा और छठवें क्रम पे आएगा श्लिष्ट शालिका पुरुष चरित्रम। तो सही जवाब इसका बनेगा 1 3 4 और 6। सही जवाब डी के साथ लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 24 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है नौका विहार करते हुए प्रेमी युगल, ये चित्रण शैली है, इसका उल्लेख कहाँ पे है, किस शैली में है, ये आपको पहचान के बताना है। नाम दिया गया बूंदी शैली का, जयपुर शैली का, बीकानेर शैली का और किशनगढ़ शैली का। तो नौका विहार करते हुए प्रेमी युगल को जो दर्शाने का प्रयास किया गया या दर्शाया गया है वो किशनगढ़ शैली में दर्शाया गया है। किशनगढ़ शैली वही है जहाँ पे बनी ठनी का उल्लेख होता है, बनी और ठनी का उल्लेख होता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 25 आपकी स्क्रीन पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह संयोजन के सिद्धांतों से संबंधित है? समूह संयोजन के सिद्धांत से किसका संबंध है? अंतराल का, एकता का, प्रभावता का और लय का, संतुलन, प्रभाविता, एकता और सामंजस्य का, पारिक्षेप्य, एकता, संतुलन और लय का, या फिर एकता, लय, अनुपात और प्रभाविता। तो समूह संयोजन के सिद्धांत से संबंध किसका रहा है? आप देखेंगे चारों ऑप्शंस तो आप देखेंगे कि संतुलन भी है, प्रभाविता भी है, एकता भी है, सामंजस्य भी है। तो इसका सही जवाब बी के साथ लगा लीजिए। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समूह संयोजन के सिद्धांत में संतुलन का सिद्धांत आता है, प्रभाविता का सिद्धांत आता है, एकता का सिद्धांत आता है और सामंजस्य संतुलन का सिद्धांत भी आता है। तो सही जवाब इसका बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 26 की बात होगी। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कला का उदांत उद्देश्य हो सकता है। कला का उदांत उद्देश्य हो सकता है परंपरा का संरक्षण, भौतिक सुविधा का उपयोगिता, मनोरंजन या फिर चेतना का शुद्धिकरण और सौंदर्य बोध। तो कला का उदांत उद्देश्य क्या हो सकता है ये आपको बताना है। कला का उदांत उद्देश्य क्या हो सकता है? कला का उदांत उद्देश्य क्या होगा? तो चेतना का शुद्धिकरण और सौंदर्य बोध होता है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 27 की बात होगी। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माण का श्रेय किस राजा को जाता है? किस राजा को जाएगा? तो कोणार्क मंदिर के निर्माण में मूल रूप से किस राजा का अहम योगदान रहा? नाम है चंद्रवर्मन, विक्रमकेश, नरसिम्हदेव प्रथम या फिर नरसिम्हदेव द्वितीय। कोणार्क का सूर्य मंदिर आप जानते हैं पूरी उड़ीसा में है और मूल रूप से इनको बनवाने का काम जो रहा है वो नरसिम्हदेव प्रथम का रहा है। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 28 की बात होगी। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांगड़ा शैली का संरक्षक है। ऑप्शंस में संग्राम पाल है, घमंड चंद है, कृपाल पाल है और संसार चंद्र है। कांगड़ा शैली का संरक्षक आप किसे मानते हैं? तो कांगड़ा शैली का संरक्षक आप जानते हैं राजा संसार चंद्र हैं। तो सही जवाब डी के साथ आ रहा है। डी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 29 की बात हो रही है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डायगोनल सीरीज और फॉलिंग फिगर्स के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? फॉलिंग फिगर्स और डायगोनल सीरीज के लिए अच्छे चित्रकार का नाम बताना है। कृष्ण खन्ना होंगे, के हैब्बर होंगे, के.जी. सुब्रमण्यम होंगे या फिर तैयब मेहता होंगे। डायगोनल सीरीज और जो है फॉलिंग फिगर्स के लिए कौन प्रसिद्ध चित्रकार है? सही जवाब आपको देना है। इसके लिए अगर सही जवाब की बात करें तो कृष्ण केंटागिरी हैब्बर आप सही जवाब लगाएंगे। फॉलिंग फिगर्स के लिए के हैब्बर जिम्मेदार है। तो 20 द राइट आंसर बन रहा है। लगभग 80 क्वेश्चंस हैं आज इस क्लास में आपको मिलने वाले और इन 80 क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि यूपी टीजीटी में और हरियाणा टीजीटी और पीजीटी में कितना अंतर है और कितना हद तक सिलेबस बैठता है। आज हमारे पास सुबह सुबह एक फ़ोन आया था हरियाणा के लिए और हरियाणा में उन्हें फाइनली टीजीटी और पीजीटी की भर्ती आई है, उसे देना है। और वो मैडम बहुत ज़्यादा परेशान थी। परेशान इसलिए थी क्योंकि उन्हें वेस्टर्न आर्ट पढ़ना है और वेस्टर्न आर्ट में वो कहती हैं कि लगभग 80% डाटा वेस्टर्न आर्ट में वहाँ पूछा जाता है, 20% इंडियन आर्ट पूछा जाता है। वो कह रही थी यूजीसी की तैयारी हमें करनी है। अब यूजीसी तक मेरे यहाँ तो हम पहले ही बता दे रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाते हैं कि लोगों को गुमराह करके, जितना हमारी क्षमता में है उतना ही हम करवा पाते हैं। हमने पहले ही उन्हें बताया कि हमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट में मैक्सिमम सिलेक्शन दिलाना है, इसके लिए हम क्लास चला रहे हैं। ना हम स्पेशली वेस्टर्न आर्ट पढ़ा रहे हैं, ना हम स्पेशली इंडियन आर्ट पढ़ा रहे हैं, कुल मिलाकर के टीजीटी आर्ट पढ़ा रहे हैं। बस बहुत देर तक बात हुई, उसके बाद उन्हें हमने फाइनली बुक के नाम बता दिए हैं, वही पढ़ लें। वो वीडियोस भी देखती हैं, अभी वो देखेंगी तो सोचेंगी कि हमारा नाम लिया गया, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता था, अभी याद आ गया एकाएक, तो इसलिए हमने जो है सोचा अच्छा बोल देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये हरियाणा पीजीटी का पेपर है। मैम आप भी देख लीजिएगा, पीजीटी 2019 का ये पेपर है, याद रखिएगा 2019 का पेपर है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध लघु चित्रण शैलियाँ हैं। प्रसिद्ध लघु चित्रण शैली कौन कौन सी है? जैन शैली, बसोली शैली, दक्कनी शैली, मुगल शैली, बीकानेर शैली। इसमें ऑप्शंस दिया गया है, इसके साथ कंपनी शैली भी दिया गया है। आप देखेंगे तो कंपनी शैली का भी नाम है। जो आपसे क्वेश्चंस कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से उसी समूह को चुनिए जहां यूरोपियन कला शैली का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, जहां यूरोपीय शैली ज़्यादा हावी नहीं है, उसको आपको क्रम वाइज लगाना है। तो बीकानेर कंपनी और मुगल के साथ नाम दिया गया, मुगल बीकानेर और दक्कनी शैली का नाम दिया गया, दक्कनी जैन और बसोली शैली का नाम दिया गया, और जैन बसोली और कंपनी शैली का नाम दिया गया। पूछा गया जहां पे यूरोपियन कला शैली का प्रभाव नहीं दिखाई देता है, उसको आपको सही जवाब के साथ लगाना है। आप सही जवाब इसमें से कौन सा लगाएंगे अगर आपके अकॉर्डिंग हो तो आप देखेंगे कि बसोहली शैली आप जानते हैं लोक कला पे आधारित शैली है, यहाँ पे बिल्कुल भी यूरोपियन शैली का प्रभाव नहीं होता है, और जैन शैली तो बिल्कुल भी नहीं है, साथ में दक्कनी शैली भी नहीं है। तो इसका सही जवाब बी के साथ लगा लीजिए, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 31 की बात हो रही है। 31 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय केंद्र हैं, कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्रों में आते हैं? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गेनीवाल, लोथल, सुरकोटदा, और उसके साथ साथ नाम दिया गया धोलावीरा और रोपड़ का। इनमें से कौन सा समूह भारत में स्थित है? आपसे नाम दे दिया गया है, उसमें से पूछा जा रहा है कौन सा समूह भारत में स्थित है। अब ऑप्शंस दिया जा रहा है यहाँ पे 4, थोड़ा सा जटिल बनाने का प्रयास किया गया है। 1, 3, 4 और 6, 2, 4, 5, 7, 3, 4, 5 और 6 का नाम दिया गया, या फिर दिया गया 4, 5, 6 और 7। भारत में कौन से केंद्र स्थित हैं ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो आप जानते होंगे कि जो भारत वाला केंद्र होता है, भारत में आप नाम तो सुने ही होंगे, रोपड़ भारत में ही है,
धौलावीरा भारत में ही है, सुरकोटदा तो भारत में है ही, और लोथल तो आप जानते ही हैं कि गुजरात वाला बेल्ट होता है। तो आप सही जवाब क्या लगाएंगे? सही जवाब आपको डी वाला ही लगाना होगा। आप जानते होंगे मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान वाला बेल्ट होता है, हड़प्पा भी वही वाला है, और गेनरीवाल भी हमने नाम नहीं सुना है, ये भारत के उस पार ही होगा, क्योंकि भारत वाले में लगभग नाम हम जानते हैं। तो आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, इसका सही जवाब डी ही लगा पाएंगे। डी इज़ द राइट आंसर बनेगा, जिसमें आप लोथल लगाएंगे, सुरकोटदा लगाएंगे, धौलावीरा लगाएंगे और रोपड़ लगाएंगे। तो डी इज़ द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 32 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ढोला मारू विषय चित्र हुआ है बरौली शैली में, मेवाड़ शैली में, मारवाड़ शैली में या फिर दक्कन शैली में? सही जवाब क्या होगा? ढोला मारू के लिए। ढोला मारू का चित्रण आप जानते हैं कि मारवाड़ शैली का है, तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 33 की बात हो रही है। 33 यानी 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के पिता के रूप में जाना जाता है रामकिंकर बैस को, शंखो चौधरी को, डीपी राय चौधरी को या फिर चिंतामणि कर को? आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के पिता पूछा गया है, मूर्तिकला। और आधुनिक काल में मूर्तिकला का जो पिता माना जाता है वो मूल रूप से किसे माना जाता है? डीपी राय चौधरी होंगे या फिर रामकिंकर बैस होंगे? तो इसका सही जवाब रामकिंकर बैस के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 34 आपसे पूछ रहा है, मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मातृ देवी के शिल्पी मुख्यतः से कहाँ से प्राप्त हुआ है? मातृ देवी का मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से, लोथल से, हड़प्पा से या फिर रोपड़ से? सही जवाब क्या होगा? मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है वो मूल रूप से आप जानते हैं मृतकों का टीला से मिला है, तो सही जवाब फर्स्ट आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर लगाइएगा। हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले टारगेट की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है कि अशोक स्तंभ के शिखर मूर्ति शिल्प में क्या है? 2 सिंह है, 4 सिंह है, 3 सिंह है, 5 सिंह है? अशोक स्तंभ का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें मूर्ति शिल्प में कितने सिंह दर्शाए गए हैं, यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जानते होंगे वहां पे 4 सिंह दर्शाए गए हैं, लेकिन 3 दिखाई देता है, पीछे वाला हिस्सा सदैव नहीं दिखाई देता है। जब आप वहां जाएंगे देखने तब आपको दिखाई देगा। तो वहां पे 4 सिंहों का उल्लेख है, कुल मिला के 4 सिंह दर्शाए गए हैं। सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 36 आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है, एक ही चट्टान से निर्मित पंचरथम मंदिर कहाँ है? पंचरथम मंदिर एक ही चट्टान से काट के बनाया गया। क्या यह एलोरा में है, महाबलीपुरम में है, उदयगिरी में है या फिर कोणार्क में है? पंचरथम मंदिर कहाँ पर है? पंचरथम मंदिर कहाँ पर है? सही जवाब क्या होगा? आप जानते हैं महाबलीपुरम इसके लिए जिम्मेदार है, तो सही जवाब महाबलीपुरम में स्थित है पंचरथम मंदिर। सी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है, भारतीय शास्त्रीय कला मुख्यतः किस अवधारणा से संबंधित है? नाम दिया गया रस से, विभाव से, भाव से या फिर नाट्य से? तो भारतीय शास्त्रीय कला का मुख्यतः अवधारणा क्या रहा है? भारतीय शास्त्रीय कला में आप देखते होंगे कि सबसे ज्यादा रस का उद्धान होता है। रस जिधर होगा उधर आदमी झुकता है। सही जवाब शास्त्रीय कलाओं में मूल रूप से रस की अवधारणा सबसे खास होती है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 38 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है, ये कुछ भारतीय मूर्तिकला की प्रमुख शैलियां हैं और प्रमुख शैलियों को थोड़ा सा दर्शाने का प्रयास किया गया है। एलोरा मूर्ति शिल्प, मौर्य मूर्ति शिल्प, उसके साथ दिया गया सांची मूर्ति शिल्प, चोल मूर्ति शिल्प, उसके साथ दिया गया खजुराहो मूर्ति शिल्प और जो है गांधार मूर्ति शिल्प। अब नीचे आंसर्स में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, उसके बाद आंसर्स देगा कौन विकल्प सही होगा। उपयुक्त के संदर्भ में सही ऐतिहासिक क्रम को आपको पहचानना है। इतिहास की दृष्टि से आप इसे ऐतिहासिक क्रम में लगाइएगा, यह आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। नाम दिया गया है, नाम में दिया गया है, आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। 2, 3 और 6 और 1 से देखना है कि सबसे पहले कौन आएगा, बस आपका लग जाएगा कि 2, 3, 6, 1, 4 और 5 होगा, कि 3, 2, 5 जो है 3, 2, 6, 1, 5, 4 होगा, या फिर 4, 3, 2 और मूल रूप से 4, 1, 5 होगा, या फिर 1, 2, 6, 3, 4 और 5 होगा। आपको सबसे पहला वाला पहचान कर लेना है, अपने आप ही डाटा सही मान लिया जाएगा। सबसे पहला अगर आप पहचान लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहला अगर पहचानना है तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में रखना ही होगा कि पहले आएगा एलोरा की, मौर्य की, सांची की, चौल की, खजुराहो की, गांधार। तो इसमें से आप सबसे पहले मौर्य वाला लगाइएगा। सबसे पहले मौर्य वाला लगाइए, देखिए ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप मौर्य लगाते हैं तो सबसे पहले तो मौर्य आ गया, उसके बाद कौन आएगा, सांची आएगा, उसके बाद कौन आएगा, तो उसके बाद आपका गांधार आ जाएगा, और गांधार के बाद आप एलोरा लाएंगे, एलोरा के बाद मूल रूप से आप चोल मूर्ति शिल्प लाएंगे, देन आपका सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा, खजुराहो मूर्ति शिल्प आ जाएगा।
तो खजुराहो 3 में ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है कि लास्ट में है, तो खजुराहो 3rd नंबर पे लगाइएगा, मौर्य 1st नंबर पे लगाइएगा। सही आंसर से के साथ बैठ जाएगा। आगे बैठेंगे। कभी कभी ये मिलान वाला क्वेश्चंस गलत भी हो जाता है। 39 नंबर क्वेश्चंस भी मिलान का है, ये जटिल क्वेश्चंस माने जाते हैं। इन्हें करने में थोड़ी सी दुविधा होती है, लेकिन जो समझ जाता है ट्रिक वो थोड़ा सा आसानी से कर लेता है। हालांकि इसमें क्वेश्चंस को आपको डीप से समझना होगा और डीप से जानकारी होगी तभी आप कर पाएंगे। 39 नंबर कह रहा है ये कतिपय प्रसिद्ध मंदिर हैं, बराह मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कैलाश मंदिर, लिंगराज मंदिर, उसके साथ साथ अन्य मंदिरों को नाम है कंदरिया महादेव का मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। और इसे फिर कहा जाता है कि खजुराहो में स्थित सही समूह का चयन कीजिए। जो खजुराहो में स्थित हो उसको सही सुमेलित करना है, आपको सही समूह में बैठाना है। अब समूह के नाम दिए गए हैं कि पहले 2, 3, 5 और 4 आएगा, सॉरी 6 आएगा, या फिर 1, 2, 5 और 6 आएगा, देन 2, 3, 4 और 5 आएगा, या फिर 1, 4, 5 और 6 आएगा। खजुराहो में स्थित सही समूह का चयन आपको करना है। आप सही समूह में इसे कैसे लगाएंगे? प्रसिद्ध मंदिर हैं, मंदिरों से जुड़ा हुआ डाटा आप जानते होंगे कि सबसे पहले आपको बराह मंदिर लगाना होगा। सबसे पहले आपको बराह मंदिर लाना है। बराह मंदिर यानी फर्स्ट सबसे पहले आएगा। बराह मंदिर फर्स्ट पे है ना, बराह मंदिर फर्स्ट पे ही है। फर्स्ट में 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, यानी ये 2 कट गए अब। तो बराह मंदिर पहले नंबर पे लाएंगे, फिर आपको बिठाना है कि दूसरा आएगा या फिर चौथा आएगा। दूसरे पे आता है विश्वनाथ मंदिर और चौथे पे आता है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर उड़ीसा वाला होता है। बराह के बाद आप लिंगराज मंदिर लगाइएगा। तो बराह के बाद आप लिंगराज लाएंगे या फिर कौन सा लाएंगे? विश्वनाथ लाएंगे। सही जवाब क्या होगा? अब इसी 2 में जो बिठा लेंगे आप, पहले आप लाइएगा बराह, बराह के बाद आप लाइएगा विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर के बाद आप लाइएगा कंदरिया महादेव का मंदिर, और उसके बाद आप ले आइएगा कौन सा? चतुर्भुज मंदिर। तो सही जवाब बी के साथ लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 40 आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है प्रसिद्ध चित्र शिव का विश्वान चित्रित किया गया। शैलेंद्रनाथ डे ने शिव का विश्वान बनाया, नंदलाल बोस ने, असित कुमार हल्दर ने, या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर ने। शिव का विश्वान चित्रित करने का जो कार्य किया है वो मास्टर मूसा ने किया। तो सही जवाब नंदलाल बोस के साथ जा रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 41 आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है चित्रकार जो एक म्यूरलिस्ट, निर्माता, मूर्तिकार, छापा चित्रकार और स्थापत्यकार भी रहा, उसका नाम राम कुमार है कि भावेश चंद्र सान्याल है, सतीश गुजराल है, या फिर सांखो चौधरी है। तो म्यूरल का निर्माता रहा, मूर्तिकार रहा, छापा चित्रकार रहा, स्थापत्यकार रहा, उस कलाकार का नाम होता है क्या? सतीश चंद्र गुजराल। सी इज द राइट आंसर लगाइए। इंद्र कुमार गुजराल के भाई होते हैं। प्रश्न संख्या 42 की तरफ बढ़ेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक यथार्थवादी चित्र में हमें निम्नलिखित तत्व नहीं मिलते हैं। ऑप्शंस में कल्पना और प्रतीकात्मकता है, पारिच्छेप्य है, छाया और प्रकाश है, अनुपात और पारिच्छेप्य है, या फिर दूरी और घनत्व है। तो यथार्थवादी चित्र में हमें निम्नलिखित तत्व नहीं मिलते हैं। कौन से तत्व ऐसे हैं जो यथार्थवादी चित्र में नहीं दिखाई देते हैं? तो कल्पना और प्रतीकात्मकता को दिखने का प्रभाव वहाँ पे नहीं होता है। तो सही जवाब कल्पनाशील तत्व नहीं दिखाई देते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 43 की बात होगी। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दक्खनी शैली मूलतया प्रारंभ हुई बीजापुर सल्तनत द्वारा, बहमनी सल्तनत द्वारा, अहमदनगर सल्तनत द्वारा, या फिर गोलकुंडा सल्तनत द्वारा। दक्कनी शैली मूलतः कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? तो दक्कनी शैली मूल रूप से बहमनी सल्तनत से स्टार्ट होती है। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा। बहमनी सल्तनत इज द राइट आंसर। दक्कनी शैली कहाँ से? तो बहमनी सल्तनत से स्टार्ट होगी। बी के साथ सही जवाब बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, सभी के सभी प्रश्न पीजीटी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ का पीजीटी यहाँ का टीजीटी लगभग मेल खा रहा है। टीजीटी आर्ट का जो डाटा यहाँ पे उठाया गया है आप देख सकते हैं लगभग सेम डाटा मिल रहा है आपको। ये सारे क्वेश्चन लगभग आपको दिखाई दिए हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट यूपी में। क्वेश्चन नंबर 44 देख रहे हैं। साहबदीन नामक चित्रकार डाटाडाट शैली से संबंधित है। मुगल शैली से, कांगड़ा शैली से, राजस्थानी शैली से, या फिर बसोली शैली से। आप जानते हैं कि साहबदीन शैली, जो साहबदीन है, साहबदीन का संबंध कहाँ से है? साहबदीन को आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे से देखा है। साहबदीन राजस्थानी शैली का बढ़िया चित्रा होता है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है कि मुगल शैली का सचित्र ग्रंथ रज्मनामा किसका अनुवाद होता है? रज्मनामा किसका अनुवाद है? महाभारत का, रामायण का, पंचतंत्र का, या फिर योग विशिष्ट का? सही जवाब क्या होगा?
तो आज रज्मनामा का अनुवाद अगर देखें तो रज्मनामा का अनुवाद जो है महाभारत का फारसी अनुवाद होता है। सही जवाब बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 46 की बात होगी। आपसे पूछ रहा है बैगनी वर्ण किसका पूरक वर्ण होता है। ऑप्शन में लाल, हरा, नीला, पीला है। बैगनी किसका पूरक माना जाता है, तो बैगनी पीला का पूरक माना जाता है, पीला का पूरक। रंग विधान में ये दिखाता है डाटा। सही जवाब डी के साथ बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 47 की बात होगी। पूछा गया भारतीय पुनरुत्थान कला का प्रतिनिधित्व कलाकार कौन रहा। भारतीय पुनरुत्थान कला का प्रतिनिधि कलाकार कौन होता है। रविंद्रनाथ टैगोर होंगे, नंदलाल बोस होंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर होंगे या फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर होंगे। भारतीय पुनरुत्थान कला का जो प्रतिनिधित्व कलाकार माना जाता है उसे अवनी बाबू के नाम से जाना जाता है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर होगा। अवनी बाबू के समय से ही भारतीय में जो है कला में पुनरुत्थान युग स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है रामकिंकर बैस द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प संथाल फैमिली स्थित है। संथाल फैमिली वर्तमान में कहाँ पे है। कला भवन, कैंपस शांति निकेतन, गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली या फिर मरीना बीच जो है चेन्नई। संथाल फैमिली इस टाइम कहाँ पे है, तो संथाल फैमिली आप जानते हैं कि कला भवन कैंपस में है और मूल रूप से शांति निकेतन में है। सही जवाब बी के साथ नहीं, फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर, बंगाल वाला बेल्ट बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 49 की बात होगी। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को संविधान सभा द्वारा किस दिन स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज यानी कुल मिलाकर के अपना झंडा तिरंगा कब जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है उसे स्वीकार किया जाता है। 22 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1947 को या फिर 22 जनवरी 1947। यानी 47 सन सभी में दिया गया है। तो आप ये तो जानते ही हैं कि 47 ही होगा, क्योंकि 47 तो सभी लोग रटे थे। आप जानते होंगे कि भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया जाता है, अंगीकृत किया जाता है। तो सही जवाब ए के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर। 3 रंगों से बना हुआ अपना तिरंगा। प्रश्न संख्या 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीच में आप जानते होंगे 24 तीलियों का एक चक्र होता है जो नीले रंग का होता है और वो नीला रंग बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 50 आपसे कह रहा है दुबले पतले पशु आकार युक्त किस लघु चित्रण शैली की विशेषता रही है। तो दुबले पतले पशु आकार युक्त लघु चित्रण शैली कसमें जो है खास कर रही है कि मुगलिया शैली रही, बीकानेर शैली रही, बूंदी शैली या फिर बसोहली शैली। तो दुबले पतले पशु आकार युक्त लघु चित्रण जो हुआ है वो लघु चित्रण यानी छोटा चित्रण दिखाई देता है बसोहली शैली में। तो सही जवाब आपको बसोहली के साथ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर दर्शाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 51 की बात होगी। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प बराह अवतार स्थित है। बराह अवतार कहाँ पे है। नाम अजंता गुफा महाराष्ट्र है, एलोरा गुफा महाराष्ट्र है, उदयगिरी गुफा मध्य प्रदेश है या फिर एलिफेंटा गुफा मुंबई है। बराह अवतार मूर्ति कहाँ पे है। बराह अवतार मूर्ति आप देखेंगे तो उदयगिरी की गुफाओं में है। उदयगिरी यानी मामा की नगरी मध्य प्रदेश में स्थित है। सही जवाब सी के साथ बनेगा, बराह अवतार मंदिर, बराह अवतार मूर्ति शिल्प है मूल रूप से उदयगिरी में, सी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 52 की बात होगी। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताम्र धातु की सुल्तानगंज से प्राप्त खड़ी हुई बुद्ध प्रतिमा कहाँ स्थित है। ताम्र धातु की है, सुल्तानगंज से मिली है, बुद्ध की प्रतिमा है, कहाँ पर है। बर्किंघम संग्रहालय में है कि इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है या फिर विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है। ताम्र धातु की सुल्तानगंज से प्राप्त जो है बुद्ध की प्रतिमा कहाँ से मिली है। तो बुद्ध की प्रतिमा आप देखेंगे तो इसका जो सही जवाब होगा बर्किंघम संग्रहालय में वर्तमान में सुरक्षित रखी हुई है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाइए, ए इज द राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 53 की बात होगी। आपसे कह रहा है मुरक्का से अभिप्राय है चित्र एल्बम का, फ्रेम किया हुआ चित्र का, ताड़पत्र पे चित्रण का या फिर कपड़े पर चित्रण का। तो मुरक्का आप जानते हैं कि दारा शिकोह खूब बनवाता था, मुरक्का उसने बनवाया है। तो मुरक्का में अगर बात करें तो वो चित्रीय एल्बम होता है। अपनी वाइफ का उसने 40 चित्रों का एक मुरक्का मेंटेन किया था। तो सही जवाब फर्स्ट साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाइएगा। हालांकि ये ओवरऑल पेपर जो दिखाई देता है इसमें मुगल शैली का प्रभाव खूब दिखाई देता है। मुगल शैली के डाटा, मुगल शैली के चित्र खूब ज़्यादा पूछे गए। प्रश्न संख्या 54 की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी पैग का एक संस्थापक सदस्य रहा। नाम दिया गया तैयब मेहता, मनीषी डे, एम.एफ. हुसैन और अकबर पदमसी। पैग यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की अगर बात करते हैं तो पैग को स्थापित करने का काम किसका रहा। पैग को स्थापित करने में मकबूल फिदा हुसैन का भी खास योगदान रहा है। तो सही जवाब एम.एफ. हुसैन के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 55 आपसे कुछ कह रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गंधार शैली प्रसिद्ध है रंगे हुए मिट्टी के बर्तन के लिए, जैन प्रतिमा के लिए, शिव शीर्ष के लिए यानी सिर के लिए और मूल रूप से बुद्ध रूप के लिए। तो गंधार शैली किस लिए फेमस होती है। गंधार शैली आप जानते हैं बुद्ध के रूप के लिए होती है। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर आएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 56 की बात होगी। 56 में पूछा जा रहा है प्रसिद्ध चित्रकार
रुकनुद्दीन किस शैली का चित्रकार रहा? रुकनुद्दीन कौन सी शैली का चित्रकार रहा? नाम दिया गया मेवाड़ शैली का, बीकानेर शैली का, जयपुर शैली का और किशनगढ़ शैली का। रुकनुद्दीन का जो संबंध रहा है मूल रूप से बीकानेर शैली से रहा, तो सही जवाब सी के साथ जाएगा, बीकानेर शैली इज द राइट आंसर्स। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 57 की बात होगी। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेक्सचर क्या होता है? सतह का गुण होता है, रंग की अनुभूति होती है, रंग की तान होती है, फिर सतह की गहराई होती है। टेक्सचर की अगर बात करते हैं तो टेक्सचर मूल रूप से सतह का गुण होता है। सही जवाब ए के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 58 की बात हो रही है। 58 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सेवक राम और गुलाम अली खान किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? सेवक राम और गुलाम अली खान किस शैली के अच्छे चित्रे होते हैं? क्या बंगाल शैली के हैं, अलवर शैली के हैं, कंपनी शैली के हैं, फिर कोटा शैली के हैं? तो सेवक राम और गुलाम अली खान किस शैली के अच्छे चित्रे माने जाते हैं? तो ये सभी के सभी सेवक राम और गुलाम अली खान के साथ साथ ईश्वरी प्रसाद भी कंपनी शैली के अच्छे चित्रे माने जाते हैं। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 59 की बात हो रही है। 59 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक द्वियामी रूप में सदैव अनुपस्थित होगा। एक द्वियामी रूप में सदैव अनुपस्थित होगा पोत, रंग, रेखा या फिर छाया प्रकाश का प्रभाव। द्विआमी आकृति है अगर तो उसमें मूल रूप से कौन सा तत्व ऐसा है जो अनुपस्थित होगा? तो छाया प्रकाश का प्रभाव अनुपस्थित होगा। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 60 की बात होगी। 60 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रसिद्ध मूर्ति मार विजय जनता की किस गुफा में चित्रित है? मार विजय जनता की कौन सी गुफा में चित्रित है? नाम दिया गया गुफा संख्या 10 का, 17 का, 16 का और 26 का। सही जवाब क्या होगा? तो मार विजय की जो मूर्ति है वो कहाँ पे संग्रहित है? सही जवाब होगा गुफा नंबर 26, डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन मतलब 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है मूर्ति शिल्प रावण और कैलाश पर्वत को उठाना कहाँ पे स्थित है? तो रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाया गया है, ऐसा दृश्य एलोरा में पाया जाएगा, उदयगिरी में पाया जाएगा, महाबलीपुरम में पाया जाएगा या फिर अजंता में पाया जाएगा। तो रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाना ऐसा दृश्य दर्शाने का प्रयास मूल रूप से एलोरा में किया गया है। एलोरा मतलब 34 गुफाएं पाई जाती हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। सही जवाब बी के साथ लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 62 की बात हो रही है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक चित्र में टोन क्या है? टोन क्या है? तो चित्र में टोन क्या होता है? चित्र में टोन होता है रंग का हल्कापन और गहरापन, या फिर संयोजन का संतुलन, या फिर रंग का चाक्षुष प्रभाव, या फिर दूरी का प्रभाव। तो कोई भी चित्र है अगर उसमें टोन की आप बात करेंगे तो टोन का संबंध होता है रंगत का हल्कापन और गहरापन, टोन कहलाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 63 की बात हो रही है। आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्र है। राजस्थान का सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र कौन सा है? लोथल होगा, कालीबंगा होगा, रोपड़ होगा या फिर रंगपुर होगा। चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप कौन सा आंसर्स लगा पाएंगे? तो आप जानते हैं कि कालीबंगा और पीलीबंगा दोनों क्षेत्र राजस्थान के हैं, तो सही जवाब आप लगाएंगे सी के साथ, सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 64 की बात हो रही है। आप जानते हैं 80 क्वेश्चनों का सेट है, इसमें से 64 नंबर क्वेश्चन पे आप पहुंच चुके हैं। आपसे पूछ रहा है मिसकाल नामक मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन है? नाम दिया गया प्रदोष दास गुप्ता का, डीपी राय चौधरी का, राम किंकर वैज का और धनराज भगत का। मिसकाल मूर्ति किसने बनाई ये आपको बताना है। मिसकाल मूर्ति आप जानते हैं प्रख्यात म्यूरलिस्ट जिनका नाम होता है राम किंकर वैज। सही जवाब राम किंकर वैज के साथ जाएंगे, सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 65 आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है प्रसिद्ध चित्र रावण और जटायु के चित्रकार कौन है? नाम दिया गया नंदलाल बोस का, असित कुमार हल्दर का, शैलेंद्र नाडे का और राजा रवि वर्मा का। सही जवाब आप लोगों को देना है कि रावण और जटायु किसने चित्रित किया। रावण और जटायु जो अच्छी रचना मानी जाती है वो राजा रवि वर्मा की मानी जाती है। आप जानते हैं केरला के लिए मन्नूर के लाल हैं, राजा रवि वर्मा साधु और मेनिका बहुत अच्छी रचना होती है, यक्षदूत बहुत अच्छी रचना होती है, इंद्रजीत का विजय बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। तो ये सारी रचनाएं मूल रूप से राजा रवि वर्मा की हैं। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 66 आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता के रूप में प्रयुक्त हुआ है? नाम दिया गया कमल नयन, खंजन नयन, मत्स्योदर नयन और मृग नयन। सही जवाब क्या होगा? किशनगढ़ शैली का प्रमुख विशेषता के रूप में प्रयुक्त हुआ नाम आपको बताना है, कौन सा उपनाम ऐसा है। तो सही जवाब क्या बना पाएंगे आप? सही जवाब आप देखेंगे चारों ऑप्शंस में तो आपको कुछ कुछ दिखाई दे रहा होगा। अगर तुक्का मारेंगे तो खंजन नयन लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा, खंजन नयन इज द राइट आंसर होगा।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 67 की बात होगी। पूछा गया नैनसुख किस शैली का चित्रकार है? नाम है कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली, मुगल शैली और मेवाड़ शैली। सही जवाब क्या लगाएंगे? तो नैनसुख आप जानते हैं कि कांगड़ा शैली का अच्छा चित्रा होता है। अगर ये नहीं होता तो गुलेर शैली इसका सही जवाब बनता, लेकिन जब गुलेर शैली ऑप्शंस में नहीं है तो कांगड़ा शैली ऑप्शंस में दिया गया है। सही जवाब एक के साथ लगाइए, इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 68 आपसे पूछ रहा है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति शिव कहाँ स्थित है? एलिफेंटा में है, खजुराहो में है, लोरा में है, फिर कोणार्क में है। त्रिमूर्ति शिव की अगर बात करते हैं तो ऐसी रचना मूल रूप से एलिफेंटा में दिखाई देती है। सही जवाब बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 69 आपसे पूछ रहा है भारत भवन भोपाल में रूपांकर संग्रहालय किसने स्थापित किया? नाम राम कुमार का है, के जी सुब्रमण्यम का है, जे स्वामीनाथन का और जितिन दास का है। रूपांकर संग्रहालय भारत भवन भोपाल में स्थित है। यहाँ पे रूपांकर संग्रहालय किसने स्थापित किया है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो जगदीश स्वामीनाथन इसका सही जवाब लगाइएगा, जे स्वामीनाथन इज द राइट आंसर होगा। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 70 आपसे पूछ रहा है चांद बीबी का पोलो खेलता हुआ दृश्य दक्कन शैली का किस उपशैली का है? दक्कन शैली की किस उपशैली का है? बीजापुर का है, बिदर का है, अहमदनगर का है या फिर गोलकुंडा का है? तो चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र दक्कनी शैली का है और दक्कनी शैली की किस उपशैली का है? तो उपशैली गोलकुंडा लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर लगा के हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन है? ऑप्शंस में रविंद्र बाबू का नाम है, विनोद बिहारी मुखर्जी का नाम है, उनीनाथ टैगोर का नाम है और पिंगली वेंकटैया का नाम भी है। राष्ट्रीय ध्वज अभी आपसे पूछा गया था कब जो है एडॉप्ट किया गया है, अब पूछा जा रहा है इसके डिजाइनर कौन है। अगर डिजाइनर की बात होगी तो आप सही जवाब पिंगली वेंकटैया लगाइएगा। सही जवाब डी के साथ पाएगा, डी इज द राइट आंसर सब बनेगा। 3-2 के रेशियो में इन्होंने मेंटेन किया है। प्रश्न संख्या 72 की बात होगी। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से लघु चित्रण में एक केंद्र को चयनित कीजिए। लघु चित्रण के लिए एक केंद्र कौन सा है? दिल्ली है, जयपुर है, कलकत्ता है या फिर मुंबई? तो लघु चित्रण का एक केंद्र कौन सा है उसका चयन आपको करना था। चयन की अगर बात करते हैं तो जयपुर लगा लीजिए, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहीं जो है मूल रूप से छोटा मोटा केंद्रण के रूप में जाना जाता है। तो सही जवाब सी के साथ बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 73 की बात होगी। आपसे पूछ रहा है प्रसिद्ध चित्रकार जिसने भारतीय ग्राम्य जीवन को चित्रित किया है। भारतीय ग्राम्य जीवन को किसने चित्रित किया? अमृता सहगल ने, एफ.एन. सूजा ने, तैयब मेहता ने या फिर एम.एफ. हुसैन ने। भारतीय ग्राम्य जीवन को चित्रित करने का काम मूल रूप से किसका रहा है? तो आप सब लोग सही जवाब दे रहे हैं, अमृता सहगल इज द राइट आंसर। अमृता सहगल बी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 74 की बात होगी। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देलवाड़ा मंदिर की नक्काशी है चुनार बलुआ पत्थर से, मकराना मार्बल से और अंबाजी संगमरमर से या फिर लाल बलुआ पत्थर से। दिलवाड़ा मंदिर की नक्काशी की अगर बात करते हैं तो दिलवाड़ा मंदिर की जो नक्काशी हुई है वो अंबाजी संगमरमर से हुई है। सही जवाब अंबाजी संगमरमर होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 75 की बात होगी। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अंतराल है, अंतराल क्या होता है? क्षेत्र होता है, आयतन होता है, धरातल होता है, फिर गहराई होता है। तो अंतराल की अगर आप बात करेंगे तो अंतराल क्या होता है? अंतराल क्षेत्र होता है, याद रखिएगा क्षेत्र। अंतराल क्षेत्र के रूप में है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है कि वर्णहीन रंगों को चयनित कीजिए। ऑप्शंस में काला, सफ़ेद, स्लेटी है। वर्णहीन रंग, कलर विहीन रंग कौन से हैं? नीला, पीला और लाल है, नारंगी, बैगनी और स्लेटी है, फिर नीला, हरा और पीला है। सही जवाब क्या होगा? वर्णहीन रंगों को आप कौन से रंगों में रखेंगे? तो काला हो, सफ़ेद हो और स्लेटी रंग हो, ये फिर वर्णहीन रंगों की श्रेणी में आते हैं। तो सही जवाब एक के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 77 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है जामनी राय प्रेरित हुए हैं। जामनी राय प्रेरित हुए हैं। जामनी राय की अगर बात करते हैं लघु चित्रण शैली से हैं, यूरोपीय चित्रण शैली से हैं, कालीघाट चित्रण शैली से हैं या फिर मधुबनी चित्रण शैली से हैं। जामनी राय का प्रेरणा मूल रूप से कहाँ से रहा है? जामनी राय किस चित्रण को देखने के बाद ज़्यादा प्रेरित हुई हैं? तो आप जानते होंगे कि कालीघाट शैली मूल रूप से बंगाल वाली शैली होती है और इसे देखने के बाद ये थोड़ा सा प्रेरित हो जाती हैं, यामिनी रंजन राय। तो यामिनी रंजन राय भारत के पिकासो भी कहे जाते हैं। सही जवाब सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। कालीघाट चित्रण शैली को देखने के बाद थोड़ा सा प्रेरित होते हैं। आगे बढ़ेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? नाम दिया गया महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का या फिर गुजरात का। तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित होती हैं? अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? सही जवाब आप देनिए। सही जवाब की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। 30 गुफाएं पाई जाती हैं, 5 गुफाएं इसकी चैत्य होती हैं, 15 और जो है 25 गुफाएं इसकी बिहार होती हैं। बिहार होता है रहने का स्थान, चैत्य होता है पूजा स्थल।
प्रश्न संख्या 79 की बात होगी। पूछा गया बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? नाम हुमायूं का है, जहांगीर का है, अकबर का है और शाहजहां का है। बसावन किस मुगल जो है बादशाह का दरबारी चित्रकार रहा है? तो बसावन की अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे बसावन का मतलब होता है अकबर। बसावन अकबर के दरबार का अच्छा चित्रकार माना जाता है, तो सही जवाब आपको अकबर के साथ देना होगा। 20 द राइट आंसर बनेगा। अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। 80 नंबर क्वेश्चन डीपी राय चौधरी के बारे में पूछा गया कि जाने जाते हैं डीपी राय चौधरी जाने जाते हैं ट्रम्प ऑफ लेबर के लिए, मिल्कॉल के लिए, या फिर विनोदनी के लिए, या फिर बॉन्डेड सीरीज के लिए। डीपी राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी की अगर बात करते हैं ट्रम्प ऑफ लेबर के लिए जाने जाते हैं, तो ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति डीपी राय चौधरी की है। सही जवाब ए के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर बन रहा है। ये 80 क्वेश्चनों का सेट था। प्रीवियस ईयर का पेपर है, याद रखिएगा। 80 क्वेश्चंस पीजीटी में पूछा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, वो भी आर्ट वाली परीक्षा में। 2019 का ये पेपर था और ये हरियाणा सरकार के द्वारा लिया गया है, यानी हरियाणा प्रांत में हुआ था। ठीक है, आर्ट का ही पेपर था, इसलिए हमने सोचा करवा दिया जाए। और देखने से पेपर लगा कि बहुत आसान है, इजी टू मॉडरेट पेपर था। आपको कराने से भी आपकी परीक्षा में फ़ायदा होगा, इसलिए हमने सोचा करवा दिया जाए। जो भी आस पड़ोस की परीक्षाएं हैं जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है, उन सभी पेपर को हम कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसमें कोई डाउट्स नहीं। चलिए मिलते हैं शो में, तब तक के लिए जय हिंद।